हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ईवीएस पेपर है और उसकी जो आपकी फोर्थ यूनिट है। इसमें आपको बेसिकली 3 यूनिट पढ़नी है और इसमें आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इस वाले में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल लॉ एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस इन इंडिया। ठीक है कि इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से कानून हैं पर्यावरण से संबंधित, और इंडिया में किस प्रकार से इनका क्रियान्वयन किया जाता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो हमें इसमें अलग अलग जो टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। और इसके अलावा द वाटर प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में पढ़ना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन हमें फोकस करना है ये जो सारे एक्ट हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं इन पर्टिकुलर एक्ट्स के बारे में। ठीक है। या फिर आपसे सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि क्या है जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज वगैरह इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाए हुए हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें इनकी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एनेक्टेड इन इंडिया, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। एंड देन द ट्रेडिशनल विजडम एंड इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। What are the traditional practices? What are the traditional indigenous practices which are like for the protection of environment, especially focusing on the indigenous people's practices? To identify the constitutional provisions about the environment in the Indian Constitution. What are the provisions given in Indian Constitution to protect environment in India? Okay, so these are the three important points. The whole chapter is based on these 3 points. So let's start and let's see what are these 3 points. So, in India, environmental protection and improvement has been a practice since ancient times. As I said, there are indigenous practices. Indigenous peoples live with the harmony of nature. What is the meaning of living with the harmony of nature? Is that people are living without harming environment. They fulfilling their all needs without any harm to any creature of nature, including plants, animals, insects, and also human beings. In ancient India, simple but quite effective laws were in place to protect and conserve environment. प्राचीन इंडिया में, एशियंट भारत में जो लॉज थे, जो भी कानून थे, वो बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही इफेक्टिव थे, जिससे कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता था और प्रोटेक्ट किया जाता था. द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया is signified with the passage and codification of several acts. For example, the Indian Motor Vehicle Act, the Factories Act, the Indian Forest Act, the Mines and Minerals Regulation and Development Act, the Industries Development and Regulation Act, the Forest Conservation Act. These are the some acts which passed by Indian government to protect or to conserve environment, specifically in India. Okay, so you have to mention these all these acts in your answers, then it will form a good answer. If you will add these acts as an example in your answer, then your answer will be very good. Okay, so let's talk about these particular
एक्ट्स एंड देयर प्रोविजंस एंड देयर फीचर्स। ठीक है, तो इनके अब हम अलग अलग जो एक्ट्स गवर्नमेंट ने पास किए हैं टाइम टू टाइम, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, किन बारे में इन एक्ट्स में बात की गई, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एक्ट्स एंड द ईयर and their provisions. So the first act passed by Indian government is the Indian Wildlife Protection Act 1972. Let's see what are the provisions of this act, who passed this, and what was the process of passing this, why this act was passed. The Wildlife Act provides the State Wildlife Advisory Board provisions to regulate hunting and trade of wild animals, birds, and their products. So, why this act was passed? To protect wild animals, birds, and their products, to regulate hunting and trade. ये वाला एक्ट क्यों पास किया गया था? वाइल्ड लाइफ एक्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने इसको पास किया, और इसके जो प्रोविजंस थे वो क्या प्रोविजंस थे? टू रेगुलेट, यानी कि जो हंटिंग है, यानी कि जो शिकार होता है, और जो अवैध व्यापार होता है वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का, पक्षियों का, और उनसे संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल रियानो का जो सींग होता है, जो आगे वाला सींग होता है, बहुत महंगा बिकता है। और शेर की जो खाल है, और इसके अलावा जो हाथी के जो दांत हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स। The state wildlife advisory boards can also establish sanctuaries and national parks and judicially impose penalties for violating the act. इसके अलावा जो एक जो स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड थी, इस एक्ट के आधार पर सेंचुरीज जो है एस्टेब्लिश कर सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन इसने क्या एस्टेब्लिश किया कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो हंटिंग होती है, उनको जो मारा जाता है, और उनके जो पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको जो बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है, उस पर रोक लगाई गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत। साथ ही साथ उसका नेक्स्ट जो प्रोविजन था वो क्या था कि स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश sanctuaries and national parks and judicially impose penalties for violating the act. तो स्टेट एडवाइजरी कमेटी क्या बना सकती है? सेंचुरीज, अभ्यारण्य बना सकती है, और नेशनल पार्क बना सकती है टू सेव दिस एनिमल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई इसके जो प्रोविजंस को वायलेट करता है, उसको नहीं मानता है या अवैध शिकार करता है, तो उस पर पेनल्टीज लगा सकती है। This act was amended in 1982 to introduce provisions for the capture and transportation of wild animals to scientific institutions and bodies to management of animal populations. तो इसके अलावा इस एक्ट में 1982 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कि इसको बदला गया, इसमें और प्रोविजन जोड़े गए। और इसमें जो प्रोविजन जोड़ा गया वो कि जो वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ा जाता है, किसके लिए? जो साइंटिफिक, बहुत सारी जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, पहले जो टेस्टिंग करती है ना, वो ह्यूमंस पे नहीं होती है, वो पहले एनिमल्स पे होती है। ठीक है, तो ये इस एक्ट जो ये एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी बोर्ड है, स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, अगर उसने जो है उस पर रोक लगा दिया, और साथ ही साथ उस पर क्या कर दिया गया, अगर उसको किया जाएगा तो उस पे भी पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें ये वाला प्रोविजन कब ऐड हुआ? 1982 में। ठीक है, तो 1972 वाले में एक्ट में कितने थे? दो प्रोविजंस थे। ठीक है, एक तो उनकी हंटिंग पे और ट्रेड पे रोक लगाई गई, दूसरा जो है सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए, और जो इनको वायलेट करेगा प्रोविजंस को, उनको पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। फिर 1982 में इसमें अमेंडमेंट की गई, इसमें चेंजेस लाए गए, इसमें और प्रोविजन जोड़े गए, और उस प्रोविजन में क्या था, अगर कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को इन पशु पक्षियों को गैर कानूनी तरीके से कैप्चर करके उनको बेचता है, तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगी? उसके लिए जो है कार्रवाई की जाएगी। ठीक है,
In 1991, the Parent Act was comprehensively amended to insert social chapters dealing with the protection of specified plants and regulations of Jews. जू 1991 में फिर से इसमें अमेंडमेंट की गई। पेरेंट एक्ट मतलब 1972 वाला जो एक्ट था, उसमें फिर से जो है बदलाव लाया गया, और इसमें जो है कंप्रीहेंसिवली का मतलब होता है बहुत बड़े तरीके से उसमें बदलाव लाया गया, और इसमें स्पेशल चैप्टर्स जोड़े गए जो किससे डील करते थे। ये जो स्पेशल चैप्टर्स जोड़े गए वो थे प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जू, यानी कि जू में जो भी जिस प्रकार से पशु पक्षियों को रखा जाता है उनको कैसे रखा जाएगा उससे संबंधित जो है, और स्पेसिफाइड प्लांट्स के प्रोटेक्शंस के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि विलुप्त होने वाले हैं उससे संबंधित भी प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। The major activities and provisions in the act can be summed up as follows। तो इसकी जो मेजर एक्टिविटीज थी 1972 वाले एक्ट से वो क्या क्या थी। एक तो था इट डिफाइंस द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब कि जो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, कि किसको हम वाइल्ड लाइफ में काउंट करेंगे, उसकी डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजी उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ वार्डन, डेफिनेशन ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। एक जो है स्पेशली वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया और वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाए गए। वार्डन मतलब कि जो उनकी देखरेख करेगा, देखेगा, और साथ ही साथ उनकी क्या क्या पावर्स है। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की क्या पावर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन की क्या पावर्स हैं, उनके बारे में और उनके क्या क्या दायित्व हैं, ड्यूटीज के बारे में बताया गया। किसमें? 1972 के एक्ट में। Listing of endangered wildlife, listing of endangered wildlife species and provisions to prohibit their hunting। और ऐसे जो endangered wildlife species हैं, animals, birds, उनकी लिस्ट बनाई गई कि ये तो खत्म होने की कगार पे हैं, और उनकी हंटिंग पर रोक लगाई गई। ठीक है, प्रोटेक्शन टू सम endangered plants like bad dome cycad, blue वेंडा, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड, पिक्चर प्लांट्स, ये भी जो है प्लांट्स, कुछ ऐसे एंडेंजर्स प्लांट्स जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनकी भी लिस्ट बनाई गई और उनको प्रोटेक्शन दिया गया, जिसके अभी मैंने नाम बताया आप लोगों को। ठीक है, बेड डोम साइसेट, ब्लू वेंडा, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड और पिक्चर प्लांट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, और 1972 के एक्ट के तहत ही एक सेंट्रल जू अथॉरिटी भी बनाई गई। ट्रेड एंड कॉमर्स इन सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विद लाइसेंस फॉर सेल, पोजेशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा। और कुछ जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनके लिए उनका कॉमर्स उनसे अगर उनमें अगर व्यापार करना है, उनमें अगर ट्रेड करना है, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए लाइसेंस की वो किया गया, प्रावधान किया गया कि लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। बैन ऑन द ट्रेड और कॉमर्स इन शेड्यूल्ड एनिमल्स, जो शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं उनके में जो है उनके ट्रेड और कॉमर्स पर बैन लगा दिया गया, यानी कि जो अनडेंजर्ड स्पीसीज थी ना एनिमल्स की और बर्ड्स की, उन पर क्या कर दिया गया, उनके कॉमर्स पर बैन लगा दिया गया कि इनको बेचा या खरीदा नहीं जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर लीगल पावर्स टू ऑफिसर्स एंड पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स। और इस एक्ट ने जो ऑफिसर्स थे, जो लीगल ऑफिसर्स थे, उनको कानूनी तौर पर ये शक्ति दी कि अगर कोई उनको वायलेट करता है इन सारे प्रोविजंस को, तो वो उनको पनिशमेंट दे सके। सेवरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिविजुअल एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड ब्राउन entitled deer were started under this act. This act is adopted by all Indian states। और इससे संबंधित ही और भी प्रोजेक्ट से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट किए गए, जैसे सेव द लायन 1972 में, सेव द टाइगर 1973 में, क्रोकोडाइल 1974। ठीक है, बेसिकली ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सो द वर्ड एनवायरनमेंट derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड envir, which means surrounding। Surrounding includes everything. For example, biotic, non-biotic. Biotic means living plants, non-living plants, non-living things, all are part of the environment।
plants, animals, air, water, sunlight, mountains, desert, forest, sea, rivers, all are the part of environment, all are the part of, and they all these establish particular ecosystem. और यही इकोसिस्टम तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स का, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का हैबिटेट होता है। और यही सब क्या होता है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट of 1986 define the environment as environment includes water, air, and land, and interrelationship with which exist among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. Everything is part of the environment. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Interactions between the biotic and abiotic components lead to a functional ecosystem and sustainable life on the planet Earth. We get all the basic goods and services, clean air, water, food, fodder, medicines, raw materials for industries, tourism, etc. from the environment. Everything we get from the environment for the better, for the living of all the organisms on this earth. Everything everyone get for their food from environment. It is a well known fact that anthropogenic activities and unsustainable consumption of natural resources by the human race have significantly damaged the environment and mother earth, and the degradation is still going on at a fast pace. और हमने ये सारी चीजें भी डिस्कस की थी कि किस प्रकार से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को हानि पहुंच रही है। हम जो रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं और एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। देयरफॉर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग डिग्रेडेड एंड पोल्यूटेड। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सो लेट्स go to the next section, which is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So now the next act is the Water Prevention and Control of Pollution Act. So first was the Wildlife Protection of Wildlife, and the second is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 defines water pollution as the direct or indirect discharge of sewage, industrial effluents, or any liquid, gaseous, or solid substance into water which alters the physical, chemical, and biological properties of water to make it harmful or injurious to public health and health of animals or of aquatic organisms. तो इस एक्ट के हिसाब से वाटर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें जो कि जैसे कि सीवेज से, जो हमारा सीवेज सिस्टम से है, गंदगी, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो है रॉ मटेरियल वेस्टेज, और कोई भी लिक्विड, गैस या किसी भी फॉर्म में हो, वो जो पानी में मिल जाते हैं और उसका जो एक्चुअल नेचर होता है, उसका जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, उसको खराब कर देते हैं, उसको हार्म कर देते हैं। और वो फिर किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए भी, और जो बाकी के एनिमल्स हैं, क्योंकि सबको पानी की जरूरत होती है, एक छोटे से छोटे इंसेक्ट भी पानी पीता है, तो उसको वो खराब कर देते हैं। तो उनसे सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बाकी के जो जीव जंतु हैं उनके जीवन को भी खतरा हो जाता है। इस प्रकार से इस एक्ट में वाटर पोल्यूशन क्या है उसको डिफाइन किया गया। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. I suggest you to include this in your answers. This act lead to the creation of Central Pollution Control Board, CPCB, Central Pollution Control Board. इस एक्ट के तहत ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ जो अलग अलग राज्य हैं भारत के, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी इस्टेब्लिश किए गए।
CPCB primarily promotes cleanness of streams and wells in the different states of India. भारत के अलग अलग राज्यों में जो कुएं हैं उनकी साफ सफाई पर को ज्यादा प्रमोट करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द फर्दर अदर फंक्शंस ऑफ द बोर्ड आर, और बाकी के जो इस बोर्ड के और भी जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, मेन कौन सा है, जो अलग अलग राज्यों में जो कुएं हैं उनको साफ करता है, या पानी के जो भी स्रोत हैं, तालाब हो गए, कुएं होंगे, उनको साफ करने का काम करवाता है। To lay down the standards for a stream or well, and in consultation with the state government concerned to modify or annul those standards। साथ ही साथ ये जो बोर्ड है वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिल करके ऐसे कानून बनाता है, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाता है जिससे कि जो कुएं हैं, जो स्ट्रीम है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उनको अच्छे से साफ वाफ किया जा सके और उनको जो है मॉडिफाई किया जा सके। To plan the cause, the executed a nationwide program for the prevention, control and अबटेमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। और ऐसे प्लान बनाना और उनको एग्जीक्यूट करना, नेशनल वाइड प्रोग्राम्स बनाना, जिससे कि प्रिवेंशन से संबंधित और वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंशन से संबंधित और उसको कंट्रोल किया जा सके, उससे रिलेटेड क्या बनाना, प्लान बनाना और उनको उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। To prepare manuals, codes or guides related to the treatment and disposal of sewage and trade इफ्लुएंस। और क्या करना कि ऐसे मैनुअल्स बनाना, कोर्स बनाना, कि उनको गाइड्स बनाना, गाइडलाइन प्रिपेयर करना कि किस प्रकार से जो सीवेज सिस्टम है जिसमें से निकलने वाला जो भी वेस्टेज होता है उसको कैसे डिस्पोजल, मतलब कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा, फेंका जाएगा। ऑल्सो कलेक्शन, कंप्लीशन, publication of technical and statistical data related to water pollution and the measures devised for its effective prevention and control। साथ ही साथ डाटा कलेक्ट करना, उससे रिलेटेड जो है उसको पब्लिश करना, टेक्निकल स्टैटिस्टिकल डाटा पब्लिश करना, किससे संबंधित, वाटर पोल्यूशन से संबंधित, और उसके लिए मेजर्स तैयार करना कि उसको कैसे इफेक्टिवली उसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना किससे संबंधित मामलों में कि वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द SPCBs एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। और जो स्टेट के लिए जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए हैं उनको टेक्निकल रूप से असिस्टेंस प्रोवाइड करना और उनको गाइडेंस करना। ठीक है, ये काम है इसके। इसके साथ साथ टू कंट्रोल द obtainment of water pollution through the investigation and research related to problems related to water pollution। कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस है उस पर पर्टिकुलर जो है इन्वेस्टिगेट करना और रिसर्च करवाना, उसके कारणों के बारे में उसको जानना। ठीक है, ये सब करते हैं। The functions of state pollution control board are similar to those of the central pollution control board, but they are to executed at the state level and these are governed by the directions of the CPCB। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके काम भी CPCB जैसे ही हैं, और लेकिन ये काम वो स्टेट लेवल पे करते हैं, CPC सेंट्रल लेवल पे करता है। और उसके साथ साथ जो स्टेट बोर्ड का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सब किसकी देख रेख में काम करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की में। ठीक है, वही उनको डायरेक्शंस देते हैं कि क्या क्या आपको करना है, वही सब उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। द बोर्ड एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री दैट माइट पोल्यूट अ स्ट्रीम और अ वेल। और जो बोर्ड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई ये जो फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है इस लोकेशन पे, इससे यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इससे जो है बहुत ज्यादा जो आसपास की जो स्ट्रीम है, पानी के जो स्रोत हैं, जो वेल हैं, कुएं हैं, जो छोटे छोटे नदी नाले जो तालाब हैं उनको पोल्यूट कर रही है ये इंडस्ट्री, तो इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना, उसके बारे में उसको बताना। द बोर्ड इज अथोराइज टू टेक सैंपल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्ट्रीम्स, वेल or trade effluent to or sewage and it lays down the standards for effluent।
और ये क्या करता है, बोर्ड जो है सैंपल्स इकट्ठा करता है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, और जो अपना जो मटेरियल है उसके मटेरियल की देखना कि भाई ये जो पानी में छोड़ रहे हैं इसको, वेस्टेज को, इससे कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। द बोर्ड इज लाइसेंस टू टेक लीगल samples of trade influence in accordance with the prescriptions in the act। और बोर्ड के पास जो है ये उसको स्वतंत्रता होती है कि वो लीगल सैंपल्स इकट्ठा कर सके, ऐसे जो ट्रेड से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द occupier or his agent, the collected sample is divided into two parts, sealed and signed by both parties। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी ऑक्यूपायर होता है, जिसकी भी वो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, उसकी प्रेजेंस में ही वो सारे सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं, उसको सील किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उस सील पे दोनों ही पार्टीज के साइन होते हैं, यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो भी, और साथ ही साथ जो वहां पे सैंपल इकट्ठा करने के लिए कंसर्न अथॉरिटी गई हुई होती है उसकी, ठीक है। फर्दर इट इज सेंट टू सम रिकॉग्नाइज्ड लैब फॉर एनालिसिस। इफ द सैंपल्स क्रॉस मैक्सिमम permissible limits then consist is refused to the unit। इसके बाद जो सैंपल्स होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए भेज दिया जाता है लैब में, और अगर सैंपल्स जो है क्रॉस मैक्सिमाइज परमिशिबल लिमिट्स, अगर उसमें एक निश्चित मात्रा से उसमें ज्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो फिर उसको, उस यूनिट को जो है ताला लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। Industries have to apply for consent from the board in a prescribed format, providing all technical details along with a prescribed fee। जितनी भी जो भी इंडस्ट्री होती है ना, उन सबको जो है कंसेंट फॉर्म के लिए बोर्ड को जो है अप्लाई करना पड़ता है कि हम जो इंडस्ट्री खोली हुई है या जो हम खोल रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे। उसमें सारी की सारी वो डिटेल्स देते हैं कि हमारी कंपनी में, हमारी इंडस्ट्री में ये काम होता है, इसमें से ये वेस्टेज निकलेगा, इसको हम कैसे डिग्रेड करेंगे, कैसे उसको हम उसको खत्म करेंगे या फेंकेंगे, ठीक है। आफ्टर एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ द इन्फ्लुएंट इज कैरिड आउट, देन कंसेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। और ये जो कंसेंट जो दिया जाता है ना, ये भी एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। द बोर्ड सजेस्ट efficient methods for the utilization, treatment and disposal of trade influence। जो ट्रेड इन्फ्लुएंस होते हैं उनको इफेक्टिव मेथड से ही उनको यूटिलाइज करना होता है, उसको ट्रीट करना होता है, और उसको डिस्पोजल यानी कि उसको फेंकना होता है, ठीक है। बोर्ड ये सजेशंस देता है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। This act was passed to prevent deforestation, which results in ecological imbalance and environmental deterioration। इस जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसका मकसद क्या था कि जो इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस हो गया है उसको रोकना, और जिससे कि एनवायरनमेंट डिटोरेट हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको रोकना, डिफोरेस्टेशन को रोकना। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जो लंबी ज्यादा मात्रा में जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जो जंगलों को जो बिल्कुल सफाया किया जा रहा है, उसको रोकना, ठीक है। इस एक्ट का मकसद यही था। इट प्रिवेंट्स इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एनी अथॉरिटी deserves a forest a forest which is already reserved। क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एनी अदर अथॉरिटी deserve a forest which is already reserved। इट prohibits forest land to be used for non forest purposes except with the prior approval of the central government। यानी कि स्टेट्स गवर्नमेंट जो होती हैं, राज्यों में भी उनको जंगलों को काटने की परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। द साइलेंट फीचर ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट आर द स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज द फॉरेस्ट ओनली फॉर फॉरेस्ट्री पर्पज। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए ही फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज लाइक माइनिंग और फॉर monoculture of the economically important trees and state government has to take prior approval of the central government।
मोनोकल्चर माइनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। मोनोकल्चर क्या होता है कि एक ही एरिया में एक ही प्रकार के ट्री लगाना, एक ही प्रकार की जो है एग्रीकल्चर करना, उसको मोनोकल्चर बोलते हैं। जबकि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में जो है सिर्फ एक टाइप के पेड़ नहीं होते, वहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, और वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वही वहाँ का जो है इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, अगर वो वहां पर उस फॉरेस्ट को काटने वाले हैं या माइनिंग करने वाले हैं या मोनोकल्चर करने वाले हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इस एक्ट का क्या था, provisions for conservation of all types of forest, and for this purpose there is an advisory committee which recommends funding for it to the central government। इसके लिए क्या है कि इसमें और क्या प्रोविजंस थे कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी जो रिकमेंड्स करेगी फंडिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एडवाइजरी कमेटी की फंडिंग कहाँ से होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी, और इसका काम क्या होगा, ऐसे 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 वो जो कंजर्वेशन करना, ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। इमीडिएट हेल्प टू एनी इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज विद इन अ फॉरेस्ट एरिया। इमीडिएट हेल्प मतलब हर, अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटी हो रही है तो उसको इमीडिएट उसको रोकना। अमेंड इन द, अच्छा 1992 अमेंडमेंट इन द फॉरेस्ट एक्ट। इसी फॉरेस्ट एक्ट में फिर 1992 में जो है बदलाव लाए गए, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इन 1992 a few amendments were made in the act which made arrangements for permitting some non-forest exercises in forest without cutting trees or restricted cutting with advance endorsement of central government। इसमें क्या चेंजेस किए गए कि 1992 में 1992 में कि ऐसी अरेंजमेंट्स की गई जो कि परमिटिंग सम नॉन फॉरेस्ट्री एक्सरसाइजेज इन फॉरेस्ट विदाउट कटिंग ट्रीज और रिस्ट्रिक्टेड कटिंग विद एडवांस एंडोर्समेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अगर अगर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज आप लोगों को करनी है बिना पेड़ पौधों को काटे हुए और रिस्ट्रिक्टेड कटिंग को किए हुए, तो उसमें क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसकी परमिशन दे सकती है। ठीक है, इससे पहले का जो एक्ट था ना 19 मतलब जो इसका पेरेंट एक्ट था उसमें ऐसा नहीं था, परमिशन नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, 1980 वाले में परमिशन नहीं थी, लेकिन 1992 में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी उसके लिए क्या कर सकती है, परमिशन दे सकती है। ठीक है, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, सेस्मिक रिव्यूज, इन्वेस्टिगेशन, ड्रिलिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक टास्क। और इन एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन वगैरह बिछाने के लिए जो अगर जरूरत पड़ेगी, है ना, और ड्रिलिंग वगैरह किया जा सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टास्क किए जा सकते हैं। ये सारी जो है टास्क की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। द लास्ट एक्शन इंक्लूड्स लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर विच अर्लियर एंडोर्समेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। और इसका जो लास्ट एक्शन था, लास्ट 1992 वाले अमेंडमेंट एक्ट का जो सबसे मेन था वो क्या था, लास्ट एक्शन काम क्या था कि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, अगर ज्यादा लंबे ज्यादा मात्रा में अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले जो है एंडोर्समेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, अंडर दिस एक्ट इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड without prior endorsement by central government even if no tree felling is included। तो इस एक्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में, पूरी तरीके से एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि अगर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं की जा सकती हैं। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, स्पीसीज, रबर एंड प्लांट्स आर इंक्लूडेड एज नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज एंड नॉट परमिटेड इन रिजर्व फॉरेस्ट।
ये सारी एक्टिविटी की जो जंगल में कैश क्रॉप्स यानी कि पैसे कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल चाय, कॉफी, मसाले, रबर प्लांट्स, इन सब को नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में शामिल किया गया। और इस ये जो है बिल्कुल भी रिजर्व फॉरेस्ट में परमिशन नहीं है, ये सब एक्टिविटीज की ही नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू 1992 का जो अमेंडमेंट था इन द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980। नेक्स्ट जो प्रोविजंस था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू एंडोर्स इवन द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट bearing trees, oil yielding plants और plants of medical value in the forest area। यहाँ तक कि सरकार जो यानी कि अगर आप वहां पर फॉरेस्ट एरिया में फ्रूट से संबंधित अगर पेड़ हैं, उनसे फ्रूट से संबंधित पेड़ लगाने हैं, या ऑयल से संबंधित ऑयल निकालने वाले जिसमें से ऑयल निकाला जाता है, जैसे जैसे पाम ट्री, ठीक है, या मेडिकल प्लांट्स हैं, उनके लिए भी फॉरेस्ट एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे इस एक्ट के। This is on the ground that recently presented species in the forest area may cause an imbalance in the forest ecology। इससे ये क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर वहां पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाने लग गए, या फिर जो वहां का जो नेचुरल फॉरेस्ट प्लांट्स थे उनको खत्म करके जो है दूसरे प्लांट्स लगाए, कमर्शियल प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फिर जो है इम्बैलेंस हो जाएगा इकोलॉजी का, फॉरेस्ट इकोलॉजी का। ठीक है, in case the species to be planted is a local species, then no prior clearance is required। अगर in case the species to be planted is a local species, अगर कोई local species वहां पे लगाई जाएगी ना, यानी कि उसी एरिया में उगने वाली अगर कोई प्लांट लगाया जाएगा, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। Tusser cultivation, a kind of silk yielding insect in forest areas by tribals, is a method for their livelihood. It is treated as a forestry activity as long as the host trees are not some specific trees like Asan or Arjun. This is uh, done so as to uh, dishearten monoculture rehearsals in the woodland which are otherwise wealthy in biodiversity। जो इसमें क्या होता है कि जो आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज के जो ट्राइबल्स हैं, वो लोग सिल्क की वो करते हैं, यील्डिंग, मतलब कि सिल्क की खेती करते हैं। और सिल्क क्या होता है, एक वर्म होता है, एक कीड़ा होता है जो स्पेसिफिक प्लांट्स के ऊपर होता है, और वो उसके पत्ते खा करके फिर अपनी राल छोड़ता है, जिससे कि वो सिल्क बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत this is done so to the dishearten monoculture rehearsals in the woodland which are otherwise wealthy in the biodiversity। तो ये किसी भी प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी को हार्मफुल नहीं था, तो इसके लिए क्या कर दिया गया, इस एक्टिविटी की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक नहीं लगाई। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ मालबेरी फॉर रियरिंग सिल्कवॉर्म इज व्यूड एज अ नॉन फॉरेस्ट एक्सरसाइज। द explanation is same as described previously। जो प्लांटेशन है, मालबेरी क्या होता है, सहतूत, सहतूत के पत्तों पर सिल्कवॉर्म ज्यादा होते हैं, तो इसको नॉन फॉरेस्ट्री एक्सरसाइज के अंदर रखा गया, और नॉन फॉरेस्ट्री एक्सरसाइज के लिए प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, mining is a non forestry activity and prior endorsement of the central government is required। सॉरी, मतलब कि अगर सिल्क वॉर्म वाले में भी क्या हो गया, ये वाली एक्टिविटीज भी क्या होगी, कॉमर्स के अंदर आ गई। ठीक है, तो उसके लिए भी उस पर भी रोक लगाई गई। ठीक है, और साथ ही साथ माइनिंग पर भी रोक लगाई गई। फॉर अ केस इन्वॉल्विंग टीएन गोदावरन थिरुमुलकपड़ वर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, the Supreme Court guided all ongoing mining exercises to be stopped quickly in any forest area of India if it had not been endorsed in advance by the central government। ये एक केस 1997 में सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है एक कार्यवाही सुनाई, उसमें बोला कि अगर कोई भी
ऐसी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, माइन एक्सरसाइजेज हो रही हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन नहीं ली गई है, तो उनको क्विकली एकदम से बंद कर देना चाहिए। ठीक है। रिमूवल ऑफ स्टोन्स, बाजरी, rock and so on from the river beds situated inside the forest zone falls under non forestry activity। अगर कोई भी जंगल के बीच में से कोई नदी निकल रही है, उसमें से पत्थर निकालना, बाजरी मतलब कि जो वो नहीं होती है, सैंड, रिवर सैंड निकालना, उसमें से पत्थर रोक निकालना, ये सब किस में आते हैं, नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में आते हैं। और इस पर भी रोक लगाई गई, ऐसे बिना परमिशन के ये भी नहीं किया जा सकता था। Any proposition sent to the central government for non-forest action must have a cost-benefit analysis and environmental impact statement of the proposed exercise regarding its socio-ecological and socio-economic effects। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये सारी एक्टिविटीज करनी है तो पूरा का पूरा उनके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और उस परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या सेंड करना पड़ेगा कि उसका क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और उस वो एक्टिविटी करने से इकोलॉजी पर और सोशियो इकोनॉमिक कौन कौन से इफेक्ट पड़ेंगे, उन सब की लिस्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन के लिए भेजनी पड़ेगी। Consequently, the Forest Conservation Acts had made abundant arrangements for the preservation and security of forest and prevention of the deforestation। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड एक्ट है वो है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। 1981 में एयर के पोल्यूशन को रोकने के लिए एक्ट पास किया गया। तो चलिए देखते हैं ये क्या एक्ट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड आर्टिकल 253 to enact this law and made it applicable throughout India। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास करने के लिए आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको जो है इस्तेमाल किया। दिस एक्ट डिफाइंस एयर पोल्यूशन एज, इस एक्ट में एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया गया कैसे, any solid, liquid or gaseous substance including noise present in the atmosphere in such concentration as may be tend to injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment। तो एयर पोल्यूशन में सारी चीजें शामिल आती हैं, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इंक्लूडिंग नॉइस। आवाज से भी एयर पोल्यूशन होता है। और आवाज जो है ना, जो हम ये इतनी ज्यादा हैवी नॉइस के साथ जो डीजे बजाते हैं ना, जो गाने बजाते हैं, इससे बहुत सारी, एक तो इंसानों की हियरिंग पावर पे इफेक्ट डालता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इनकी ध्वनि से मर जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर कोई एनवायरनमेंट में से कोई छोटा से छोटा इंसेक्ट भी मर जाता है तो वो सीधा सीधा इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे इंसेक्ट किसी ना किसी का तो खाना होंगे, भोजन होंगे वो। ठीक है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो करते होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें, एयर पोल्यूशन भी बहुत खतरनाक है। और ये सारी चीजें, एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया गया कि नॉइस पोल्यूशन भी जो है, नॉइस जो है वो एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है। द CPCB एंड SPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो क्रिएट किए गए इसके अंडर। ठीक है। अंडर द वाटर एक्ट 1974 was are entrusted with the implementation of the provisions of the act। यानी कि जो 1974 में जो हमने जो गवर्नमेंट ने वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए CPCB और SPCB जो बनाए थे, उनको ही जो है ये इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया। और इसके क्या काम थे, कॉन्सुलर एंड कॉन्सूल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर, counsel the central government on any matter related to the improvement of air quality and prevention, control or obtainment of the air pollution। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इन सब चीजों के मामले में कंसल्ट करना, एयर क्वालिटी के को इम्प्रूव करने के लिए, एयर
क्वालिटी अगर खराब हो रही है तो उसको प्रिवेंट करना, रोकना और उसमें अमेंड करना, ठीक है, अबेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन को रोकना, ठीक है। प्लान एंड काज टू execute a nationwide program for prevention control और अबटेनमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। ऐसे प्लान बनाना, ऐसी और उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना जो कि नेशन वाइड हो, सारे देश के लिए हो, और उसमें जो है ये प्लान किस पे फोकस करेंगे, प्रिवेंशन पर, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द एसपीसीबीज एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। जो भी स्टेट वाले जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनको असिस्टेंस देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, उनको गाइडेंस करना। प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स और गाइड्स रिलेटेड टू द प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कलेक्ट, कंपाइल and publish technical as well as statistical data related to air pollution and the measures of devised for its effective prevention, control और abatement। तो ऐसे कोड्स बनाना, ऐसे मैनुअल्स तैयार करना, गाइडलाइंस बनाना जिससे कि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके, और उससे रिलेटेड जो है जो भी डाटा है कि कौन कौन सी किस किस उससे जो है एयर पोल्यूशन हो रहा है, उससे रिलेटेड सबका सब डाटा वगैरह इकट्ठा करना, फिर उसको पब्लिश करना, उसको इकट्ठा करना, उसको पब्लिश करना, ये सारे काम करने का भी इस एक्ट में जो है प्रावधान किया गया। ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर, कि कौन सी कितनी जो एयर की कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना। द फंक्शंस ऑफ एसपीसीबीज आल्सो इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ एनी कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टू टेक स्टेप्स फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबटेनमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो स्टेट वाला जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या इंस्पेक्शन करना है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं और उसमें जो भी औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, जो मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार का जो है ऐसा, तो उसमें से कुछ ऐसा तो नहीं निकल रहा है जो एयर को पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, इन सब पे इंस्पेक्शन करना, यानी कि उन पे ध्यान देना। द यूनिट्स आइडेंटिफाइड एज पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड obtain अप्रूवल बिफोर देयर एस्टेब्लिशमेंट और एंड कंटिन्यूइंग देयर ऑपरेशंस। इंडस्ट्रीज को जो है पहले प्रायर अप्रूवल लेना है अपनी फैक्ट्रीज खोलने के लिए, ठीक है, ऐसी को जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं, ठीक है, और एयर पोल्यूशन को हर तरीके से वॉइस भी उसमें, नॉइस भी जो है उसमें शामिल है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज की मशीनों से बहुत ज्यादा ध्वनि निकलती हो, बहुत ज्यादा नॉइस निकलती हो जिससे कि एयर पोल्यूट हो, ठीक है। The SPCBs in consultation with the state governments wherever necessary can exercise the following powers। ये जो एसपीसी जो बोर्ड्स बनाया गया है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके उसके पास ये सारी उसको पावर्स दी गई। क्या क्या पावर्स दी गई? डिक्लेयर सर्टेन एरियाज विद इन द स्टेट एज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया एंड प्रोहिबिट द यूज ऑफ सर्टेन फ्यूल्स और अप्लायंसेस इन दैट कंट्रोल एरिया। ऐसे कुछ एरियाज डिक्लेयर करना जहां पर एयर पोल्यूशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और वहां पर उस सारी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जैसे कि वहां पर कि भाई ऐसे फ्यूल्स को रोक देना कि ये वाला फ्यूल इस एरिया में यूज नहीं किया जाएगा, या ये सारी अप्लायंसेस मशीनें वगैरह यहाँ पर इस एरिया में नहीं रखी इस्तेमाल होगी, क्योंकि यहाँ पर एयर पोल्यूशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं या एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द इमिशन फ्रॉम automobiles and disallow discharge of the emission of any air pollutant beyond the permissible limit। ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना कि स्टैंडर्ड्स का मतलब कि भाई आप इतने से इतने तक ही परमिटेबल है आपके पोल्यूटेंट, इतना ही आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा करोगे तो उसको क्या करना, उस पर निगरानी रखना और उनके लिए क्या करना, उस पर रोक लगाना। अप्रोच कोड फॉर रिस्ट्रेनिंग पर्सन्स फ्रॉम काजिंग एयर पोल्यूशन एंड रिस्ट्रिक्ट सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट उस इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता है, इन प्रोविजंस को नहीं मानता है, तो जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कोर्ट के पास जा सकता है और उस पर्सन की शिकायत कर सकता है। ऑब्वियसली वो किसी ना किसी के नाम पे होगी वो इंडस्ट्री, तो उसके खिलाफ केस भी डाल सकता है एसपीसीबीज, ठीक है।
Home authority to enter and inspect the premises of the polluters to take samples of air. और ऐसी एक कोई भी इंफेक्शन के लिए जो है इंस्पेक्शंस के लिए टीम तैयार करना, अथॉरिटी तैयार करना, जो वहां पर जाकर के एयर पोल्यूशन में से सैंपल्स इकट्ठा करेगा और देखेगा कि वहां पे इस इंडस्ट्री से जो है वहां पर कितने सारे पोल्यूटेंट्स वहां पर इंक्लूड हैं और उसके क्या क्या कारण हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तैयार करने का भी काम दिया गया। अब नेक्स्ट जो है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इस्टेब्लिश किया गया, लेकर के आई गवर्नमेंट। इसका क्या जो प्रोविजंस थे, दिस एक्ट डिफाइंस एनवायरमेंट एज वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exist among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property, जो हमने पहले भी बताया एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में। It defines hazardous substance as any substance or preparation which by reasons of its chemical or psychochemical properties or handling is liable to cause the harm to human beings। इसमें जो है जो ह्यूमन बींग्स को जो हार्म पहुंचाते हैं, हैजर्ड्स यानी कि जो चीजें, उसको भी डिफाइन किया गया। और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं, उनके बारे में उनको भी डिफाइन किया गया इस एक्ट के तहत। दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू, इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर प्रोवाइड की कि coordinate actions of the state governments, officers and other authorities under the act or any other law which is relatable to the objects of the act। कि ऐसे एक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसे एक्शंस लेना, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और जो बाकी के अथॉरिटीज हैं, अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ विच इज रिलेटेबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ठीक है, plan and execute a nationwide program for the prevention, control and attainment of the environment pollution। एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नेशन वाइड प्लान बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल pollutants from the various sources and setting minimum permissible limit। ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना कि भाई इतने ही तक ही एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स को जो है किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है एनवायरमेंट में, और उसके लिए जो है परमिशन की मैक्सिमम परमिशनेबल लिमिट, यानी कि इतनी ही लिमिट को परमिट किया जा सकता है। आइडेंटिफाई एरियाज विच एनी इंडस्ट्री ऑपरेट्स और processes or class of industries operations or processes shall not be carried out। ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना कि भाई यहाँ पर की जो इंडस्ट्रीज हैं और जो भी काम हो रहे हैं, वो जो है यहाँ की एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उन के कामों पर रोक लगाना, उन इंडस्ट्रीज के कामों पर रोक लगाना। ठीक है, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, meditating environmental pollution by laying down safeguards and setting procedures for remedial measures after such accidents। immediate मतलब ऐसे environment pollutions ना हो, ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो जाए जिससे कि एनवायरमेंट को जो है पोल्यूशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, उन सबको रोकना। और सेफ गार्ड यानी कि उससे संबंधित जो है सारी की सारी जो है सेफ पहले से ही सेफ उसको करके रखना, और साथ ही साथ ऐसे रेमेडियल मेजर्स भी बनाना कि अगर ऐसे एक्सीडेंट्स अगर हो जाते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, या होने के बाद से उससे कैसे निपटा जा सकता है। और इसका जो प्रोविजन था वो था आइडेंटिफाई मटेरियल्स, सब्सटेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस व्हिच कैन कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऐसे मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे सब्सटेंसेस मतलब कि जो भी मटेरियल होता है और जो उसको यूज करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं और जो उसको बनाने की जो प्रोसेस है, वो कहीं एनवायरमेंट पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना, इन सारी चीजों की पहचान करना। carry out and sponsoring investigations and research related to the problems of environment pollution।
एनवायरनमेंट पोल्यूशन से क्यों हो रहा है उसके कारणों को जानना, उसके लिए रिसर्च करना, ठीक है, और उस रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस को पैसे फंडिंग देना, सब स्पॉन्सरशिप देना, ठीक है, पैसे देना। इंस्पेक्ट फॉर एनी परमिशिस प्रीमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेसेस materials or substances as a source of pollution and giving order to authorities to take steps for the prevention, control and ab- obtainment of environmental pollution. ऐसी ऐसी चीजों को, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे इक्विपमेंट्स को, मशीनरी को और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, मटेरियल्स को जो है इंस्पेक्ट करना, यानी कि उसकी छानबीन करना, कहीं वो पोल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो सोर्स तो नहीं है पोल्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बारे में जो है अथॉरिटी को जो है उसमें को ऑर्डर देना, ठीक है, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स उठाना कि कैसे उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और जो कि जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन ना हो। इस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ऐसी एनवायरमेंट लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूशंस बनाना और रिकॉग्नाइज करना जहाँ पे इन सारी चीज़ों की छानबीन की जा सके, यानी कि एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज बनाना, इंस्टीट्यूशंस बनाना। प्रिपेयर मैनुअल्स, कोर्स और गाइड्स रिलेटिंग टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड obtainment of environmental pollution and publication of information related to environmental pollution. The central government may organize an authority or authorities to make rules covering the following matters. तो ऐसे मैनुअल्स बनाना, कोर्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, जिससे कि एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, और पब्लिकेशन करना इंफॉर्मेशन को कि एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सबको पब्लिश करना, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऐसी अथॉरिटी और अथॉरिटीज भी ऑर्गेनाइज कर सकती है जो कि इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, ठीक है, या फॉलो करवाने के लिए। द परमिशिबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ एयर, वाटर और सोइल इक्वालिटी फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पसेस। क्या करना कि स्टैंडर्ड्स बनाना कि कौन से स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए जिससे कि एयर, वाटर और सोइल क्वालिटी बनी रहे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। द परमिशन लिमिट of various environmental pollutants including noise for the different areas, अलग अलग एरियाज में कितनी लिमिट होनी चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, इंक्लूडिंग नॉइस, कि इस एरिया में इतनी आवाज करने वाली मशीनें लगा सकते हैं या इतनी आवाज करने वाले जो इक्विपमेंट है उनको यूज किया जा सकता है, ठीक है, उसकी लिमिट्स को वो करना, तय करना, ठीक है, परमिशन देना। द प्रोसीड्योर, सेफ्टी मेथड्स, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर हैंडलिंग द हैजर्डियस सब्सटेंसेस इन डिफरेंट एरिया, ऐसे सेफ्टी मेजर्स बनाना, उसको रोकना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, और ऐसे नियम बनाना जिससे कि किसी हर अलग अलग एरिया में उससे जो है हेजेडेरियस क्या होते हैं, हेजेडेरियस सब्सटेंसेस, जिससे कि कोई हानि होने की संभावना हो एनवायरनमेंट को, तो ऐसे ऐसे उससे संबंधित मेथड्स बनाना, उनको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स के बारे में पढ़ा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसके साथ ही इसकी सारी वीडियोस जो हैं आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा बाकी के भी जो पेपर्स हैं आपके, उनकी भी वीडियो बनी हुई है, वो लोग आप लोग देख लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर देना, वैसे आप लोग लाइक करते नहीं हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम होती है आपको वीडियो लाइक करने में, बट ठीक है, शायद आपको पसंद नहीं आती होगी, लेकिन देखते तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, पर सिर्फ देख करके वीडियो लाइक नहीं करना वो अच्छी बात नहीं है। लाइक करने से ये होता है कि मेरे को भी पता चले कि आप लोगों को वीडियो जो है मैं जो बना रही हूँ इतना मेहनत करके वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जब आप लोगों के एग्जाम, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं देखने वाले मेरी वीडियोस को, प्लीज आप लोगों के जब एग्जाम्स हो जाएं तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैम आपकी वीडियो से हमें हेल्प मिली। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कितना हेल्प कर रही है उसका वो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो है इसका जो है बाकी के सारे वीडियोस जो हैं लिस्ट में आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
अगर कोई वीडियो इस पे अभी यूनिट्स पे रह गए हैं तो वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है।